नमस्कार। चेतौर दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज काफी समाचार है हमारे पास, शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिएगा चेतौर दर्शन के साथ। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में इन दिनों चित्तौड़गढ़ और पूरे राजस्थान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन चित्तौड़गढ़ में गुरुवार रात्रि को संपन्न हुआ? और शायद आप कहेंगे कि नहीं, अधिकांश लोगों को जानकारी ही नहीं है कि 19 मार्च गुरुवार को चित्तौड़गढ़ में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। और जानकारी के अभाव में ही हालत यह रही कि यह सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुआ। इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम, इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन ऑडिटोरियम में जो कुर्सियां हैं, लगभग 1000 कुर्सियां बताई जाती है, 3/4 से अधिक कुर्सियां खाली पड़ी रही। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सांस्कृतिक संध्या कितनी अधिक फ्लॉप शो साबित हुई। आखिरकार क्या औचित्य इस तरह की सांस्कृतिक संध्या का, जब कलाकारों को भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि कलाकारों को चाहिए केवल प्रशंसा, तालियां, लेकिन जब तालियां ही नहीं मिले तो आखिरकार कलाकार भी निराश होते हैं। और यह सब कुछ इसलिए हुआ कि इसका किसी तरह का कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया, आम लोगों को इसके बारे में जानकारी तक नहीं थी। प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में कुछ दिनों पहले से ही विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन पूरे राजस्थान में किया जा रहा है। और इसी के तहत 19 मार्च गुरुवार रात्रि को चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, लेकिन यह आयोजन पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुआ। कार्यक्रम आरंभ होने के कुछ देर बाद ही लोग इस कार्यक्रम से जाने लगे। हालत यह थी कि इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम, जहाँ की लगभग 1000 लोगों के बैठने की क्षमता है, 3/4 खाली पड़ा रहा। सांस्कृतिक संध्या के तहत लोकगीत, ब्रजरास, शास्त्रीय गायन का आयोजन किया गया। दीपक गंधर्व द्वारा प्रस्तुत किए गए इस आयोजन के दौरान कार्यक्रम प्रारंभ होने के कुछ देर बाद ही ऑडिटोरियम से लोग बीच में से ही रवाना होने लगे। और कार्यक्रम के फ्लॉप शो साबित होने का सबसे बड़ा कारण किसी तरह का कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया। आम लोगों को इस आयोजन के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि कलाकारों ने अपनी ओर से पूरी तरह से समा बांधने का प्रयास किया, लेकिन लोगों के नहीं आने की वजह से कलाकार भी निराश दिखाई दिए। इस आयोजन को लेकर एक दिन पहले या गुरुवार को भी मीडिया में किसी तरह की कोई जानकारी किसी भी विभाग द्वारा नहीं दिए जाने की वजह से भी लोगों को इसके बारे में जानकारी तक नहीं मिल सकी। और ऐसा लगा कि प्रशासन मानो राजस्थान दिवस आयोजित करने की औपचारिकता पूरी कर रहा हो, क्योंकि अब तक के सभी आयोजन में जन भागीदारी नहीं के बराबर रही। आयोजन के दौरान चित्तौड़गढ़ जिले की प्रभारी मंत्री मंजू बागमार के साथ ही चित्तौड़गढ़ के विधायक एवं कपासन के विधायक अवश्य मौजूद थे। ये शोक गाँव में मुझे आपके पास इसलिए आना पड़ा क्योंकि इस गाने के साथ आप भी सब मेरे साथ मिल रहे हैं और सब एक साथ मिल रहे हैं।
कार्यक्रम जब चल रहा था तो उस कार्यक्रम के बीच में ही कई युवा अपने स्थान से उठकर बाहर चले गए और बाहर वह फोटो सेशन में लगे रहे, सेल्फी लेने में लगे रहे और इस तरह बाहर अपना समय व्यतीत करने में लगे रहे। लेकिन संभवतः उन्हें यह कार्यक्रम रास नहीं आया, इसी कारण वह कुछ देर में ही उठकर बाहर चले गए। चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित प्रसिद्ध एवं प्राचीन कालिका माता मंदिर के समीप गत कई वर्षों से प्रसाद, अगरबत्ती आदि बेचकर अपना जीवन यापन करने वाले कई दुकानदारों को नगर परिषद के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा गत दिनों जिला प्रशासन के निर्देश पर हटा दिया गया। उनकी अस्थायी दुकानों को तहस नहस कर दिया गया, जिसके कारण वह सड़कों पर आ गए। गत कुछ दिनों से वह लगातार जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे थे, मिलने का प्रयास कर रहे थे, जिला प्रशासन से भी मुलाकात की, लेकिन सभी स्थलों से उन्हें निराशा हाथ लगी। जिनके मन में इस बात को लेकर आक्रोश है, नाराजगी है कि दुर्ग पर जब कई अवैध रूप से होटलें, रेस्टोरेंट आदि बन चुके हैं तो जिला प्रशासन उन्हें हटाने की हिम्मत आखिरकार क्यों नहीं जुटा पाता है। क्या प्रभावशाली लोग एवं क्या नेताओं का संरक्षण मिला होने की वजह से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के स्थान पर केवल प्रसाद और अगरबत्ती बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई क्यों की गई। और जब चारों ओर से निराशा हाथ लगी तो प्रभावित दुकानदारों ने गुरुवार से दुर्ग पर स्थित पुरातत्व विभाग के बाहर धरना आरंभ कर दिया, जिनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तब तक इसी तरह धरना जारी रहेगा। दुर्ग स्थित प्राचीन एवं प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर के आसपास गत कई वर्षों से प्रसाद बेचने वाले कई दुकानदारों को इस प्रश्न का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि आखिरकार उनका क्या कसूर था, जिसके कारण जिला प्रशासन के निर्देश पर उन्हें न केवल बेदखल कर दिया गया बल्कि वह सड़क पर आने के लिए मजबूर हो गए। एवं किसी समय उनकी यहाँ दुकानें सड़क किनारे लगा करती थी। दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले भक्त इन दुकानदारों से प्रसाद, अगरबत्ती आदि सामान खरीदा करते थे, लेकिन अब यहाँ सन्नाटा है। पुरातत्व विभाग ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वह अपनी यहाँ अस्थायी दुकान भी नहीं लगा सकते हैं। हालांकि उन्हें यह कहा गया कि वह टेबल पर प्रसाद रखकर और छाया की दृष्टि से छतरी लगा सकते हैं, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि तेज धूप और गर्मी के मौसम में यह संभव नहीं है और शाम होते ही उन्हें अपनी दुकान भी समेटनी पड़ेगी। न्याय की मांग को लेकर दुकानदार काफ़ी भटकते रहे, लेकिन न्याय नहीं मिला। न्याय नहीं मिलने पर गुरुवार से उन्होंने दुर्ग स्थित पुरातत्व विभाग के बाहर धरना देना आरंभ कर दिया, जिसमें बड़ी संख्या में दुकानदार मौजूद थे। प्रसाद बेचने वाले दुकानदारों का कहना था कि वह प्रसाद और अगरबत्ती मंदिर के बाहर नहीं बेचेंगे तो कहाँ बेचेंगे और वह अन्य कोई व्यवसाय भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनकी इस मांग को सुनने वाला कोई नहीं है। जिनका यह भी कहना है कि दुर्ग पर जब अन्य कई अवैध अतिक्रमण ने प्रभावशाली लोगों ने होटलें, रेस्टोरेंट तक बना लिए तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। 19 मार्च गुरुवार रात्रि को चांद नहीं दिखाई देने से 20 मार्च शुक्रवार को ईद की नमाज अदा नहीं की जाएगी, यानी कि ईद का पर्व नहीं मनाया जाएगा और अब यह पर्व मनाया जाएगा 21 मार्च शनिवार को। हालांकि ईद को लेकर ईदगाह में सभी तैयारियां गुरुवार को दिन भर की जाती रही, लेकिन बाद में यह पता चला कि आसपास कहीं भी चांद नहीं दिखाई दिया, जिसके कारण ईद का पर्व 21 मार्च शनिवार को मनाए जाने का निर्णय लिया गया। बरकतों और रहमतों का मुकद्दस महीना माह रमजान अपने अंतिम और महत्वपूर्ण पड़ाव में पहुंच गया। रूहानी सफ़र के मुकम्मल होने की और बढ़ते कदमों के साथ ही शहर की फिजाओं में इबादत और अकीदत का सैलाब उमड़ रहा है। मस्जिदों में कुरान मुकम्मल होने का दौर चलने के बाद गुरुवार को बाज़ारों में ईद उल फितर
के इस्तकबाल की तैयारियां भी जोर शोर से देखने को मिली। नगर के प्रमुख बाजारों में भीड़ देखने को मिली। महिलाएं जहां चिकनकारी के सूट और मैचिंग चूड़ियों की तलाश में दिखी, वहीं पुरुषों में पठानी सूट और नक्काशीदार टोपियों का क्रेज भी दिखाई दिया। बाजार में सेवइयों की ढेरों किस्में सज चुकी है। बनारसी सिवई, लच्छेदारी फैनी और भुनी हुई बारीकी सिवइयों की जमकर खरीदारी की गई। व्यापारियों का कहना है कि इस बार मेवों के साथ साथ दूध फैनी की मांग गत साल के मुकाबले काफ़ी अधिक रही। इसी तरह नगर में इन दिनों कई दुकानों पर इत्र, टोपियों सहित अन्य सामानों की दुकानों पर भी दिन भर खरीदारों की भीड़ देखने को मिली। 19 मार्च को चांद नहीं दिखाई देने से ईद का त्यौहार 21 मार्च को मनाया जाएगा। इस अवसर पर गंभीरी नदी के समीप ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की जाएगी, जिसके लिए गुरुवार दिन भर तैयारियां की जाती रही। नमाज के दौरान इस मार्ग पर सभी तरह के वाहनों के साथ ही आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इस कारण लोग अन्य मार्ग से शहर आ जा सकेंगे। चित्तौड़गढ़ के अलावा जिले के अधिकांश स्थानों पर ईद का पर्व 21 मार्च को ही मनाया जाएगा, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में काफ़ी अधिक उत्साह एवं जोश देखने को मिल रहा है। उनके लिए यह ईद का त्यौहार काफ़ी मायने रखता है। चित्तौड़गढ़ में गत वर्ष दिन दहाड़े एक व्यवसायी रमेश ईनानी की ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में एक शूटर मनीष दुबे को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, जिनसे पूछताछ हुई और पूछताछ से पता चला कि इसके लिए उन्हें रमता राम द्वारा बुलाया गया था, जो कि पहले संत थे। बाद में संत की उपाधि उनसे छीन ली गई और वह फरार हो गए, जिन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है, लेकिन उनके बारे में अब तक किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। लेकिन जो शूटर था जिसके द्वारा फायरिंग की गई, यानी कि मनीष दुबे द्वारा जिस हथियार का उपयोग किया गया था और जिसने यह हथियार उपलब्ध करवाए, उस आरोपी को भी अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो कि उत्तर प्रदेश का बताया जाता है। उसे न्यायालय में पेश किया गया, 7 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उसने यह हथियार जो उपलब्ध करवाया था, कितने पैसे उसे मिले और कहां से वह यह हथियार लाया। चित्तौड़गढ़ में गुरुवार को दिन दहाड़े एक के बाद एक चेन स्केचिंग की 2 वारदात से महिलाओं में भय का माहौल व्याप्त हो गया। न केवल दिन दहाड़े चेन स्केचिंग इन लुटेरों द्वारा की गई, बल्कि इतने बेखौफ यह रहे कि वारदात के बाद मुख्य मार्ग पर लगभग 5-10 मिनट तक यह ऐसे खड़े रहे मानो इनके द्वारा किसी तरह की कोई वारदात ही नहीं की गई हो। इस दौरान एक युवा द्वारा एक लुटेरे को पकड़ने का प्रयास भी किया, जिसमें वह घायल भी हो गया, लेकिन बाद में दोनों आरोपी जो है मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। चित्तौड़गढ़ पुलिस थाना कोतवाली अंतर्गत गुरुवार को दिन दहाड़े एक के बाद एक चेन स्केचिंग की 2 वारदात में मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात लुटेरे 2 महिलाओं से अलग अलग स्थानों पर न केवल चेन स्केचिंग की वारदात को अंजाम देने में सफल रहे, बल्कि घटना के बाद काफ़ी देर तक मुख्य मार्ग पर बेखौफ होकर खड़े रहे। दुर्ग मार्ग पर स्थित आयकर विभाग के बाहर स्थानीय उपल्लापाड़ा निवासी शोभा अग्रवाल पत्नी अशोक अग्रवाल जब स्कूटी पर अपनी देवरानी प्रतिभा अग्रवाल के साथ सवार होकर गणगौर के एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रही थी, तभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 3 अज्ञात लुटेरों में से एक ने चलती मोटरसाइकिल पर शोभा के गले से झपट्टा मारकर लगभग 1.25 तोला सोने की चेन खींच ली, जिसके कारण उनके गले में खरोच के निशान भी आए। इस वारदात के कुछ देर बाद ही गोरा बादल स्टेडियम के पीछे स्थित एक गली से स्थानीय चामती खेड़ा मार्ग पर निवास करने वाली एक महिला जब पैदल जा रही थी, तभी सामने से बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात लुटेरों ने उनके गले में झपट्टा मारकर सोने की चेन खींच ली।
जिसके बाद वह भागकर कुछ दूरी पर खड़े अपने दोस्त के पास फरार होने के लिए पहुंच भी गया, लेकिन तब उसे पता चला कि चेन का कुछ टुकड़ा मौके पर ही गिर गया। इस पर वह बेखौफ होकर पुनः दौड़कर मौके पर पहुंचा, जहां गिरी हुई चेन को लेकर दोनों लुटेरे फरार होने के बाद जब जाने लगे तो महिला द्वारा शोर मचाए जाने पर समीप ही मौजूद एक युवक यह सारा माजरा देख रहा था, जिसने हिम्मत और साहस का परिचय देते हुए एक लुटेरे को पकड़ भी लिया, लेकिन उसके द्वारा धक्का दिए जाने से वह नीचे गिरने के बाद घायल हो गया। दोनों लुटेरे बाद में समीपी पावटा चौक के पास सैलून की एक दुकान के बाहर काफ़ी देर तक खड़े रहे। बाद में एक लुटेरा सैलून की दुकान के अंदर चला गया और सैलून वाले से अपने बाल संवारने के लिए अनुमति लेते हुए वह कुछ सेकंड के लिए दुकान के अंदर रहा, जिसके बाद दोनों फरार हो गए। यह सारा घटनाक्रम आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और इसी स्थान पर वारदात के बाद दोनों लुटेरे काफ़ी देर खड़े रहे और यह सैलून की दुकान है, जहां कुछ देर के लिए एक लुटेरा अंदर भी गया। सैलून पर मौजूद दुकानदार के अनुसार उसे यह पता नहीं था कि यह किसी वारदात को अंजाम देकर यहाँ आए हैं एवं जिसने लुटेरे को पकड़ने की कोशिश की वह इस घटना में घायल भी हो गया और उसने पूरी घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जब ये घटना हुई तो आपको कैसे पता चला कि ये वारदात हुई है? क्या वहाँ शोर वगैरह हुआ था? हाँ, वहाँ से सामने से गली से आवाज़ आ रही थी, तो दो औरतें और वो जो हमारे सत्यनारायण जी है वो चिल्ला रहे थे भाई इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो। फिर उसके बाद में पता चला कि उसने चेन उठा ली उसने। तो फिर जब मैं घर पे था तो मैं घर से बाहर निकला, तब मैं उनके पीछे दौड़ा भी था। फिर उन्होंने मेरे को धक्का दिया और मैं भी गिर गया, वो भी गिर गए। तो उनकी संख्या क्या रही? दो जने दो रही। और मोटरसाइकिल नंबर नहीं देख पाया? नहीं, वो तो नहीं देख पाया। और दोनों ही जो है नकाब पहने हुए नहीं थे? नहीं, नकाब नहीं थे, दोनों यंग थे। और उस महिला जो है वो है उसकी उम्र क्या होगी? तो और एक फुटेज वो भी आया है जिसमें वो चेन नीचे गिर गई, फिर वो लोग लुटेरे वापस आते हैं चेन स्केचिंग करने वाले और ले जाते हैं। तो क्या चेन नीचे गिर गई थी? नहीं, वो उस टाइम में ना मैंने सेकंड बार उनको पकड़ा, मतलब सेकंड बार उनके पीछे दौड़ा मैं। फर्स्ट बार की वारदात तो मुझे पता नहीं। हाँ, सेकंड टाइम जो था ना, यानी कि सेकंड बार जब वापस वो आए चेन लेने के लिए, तब आपने उनको पकड़ा? तब मैं उनके पीछे भगा था। तो आप क्या एक को पकड़ पाए या दोनों को पकड़ पाए? नहीं, मैंने एक को धक्का दिया था पीछे से, नीचे गिर भी गया था। और उसके बाद में पुलिस को सूचना दी होगी? नहीं, मैंने तो नहीं दी है, वो उन्होंने मोहल्ले वालों ने दी है। तो वो महिला थी, फिर महिला क्या है यहाँ रुकी या चली गई या क्या रहा? मैं उधर उस तरफ गया भी नहीं मैं। ये सारी जानकारी आप मोहल्ले से लोगे तो वो आपको बता पाएंगे। और यह वह लुटेरे जिन्होंने बेखौफ होकर दिन दहाड़े चित्तौड़गढ़ के मुख्य मार्ग पर इस घटना को अंजाम दिया। दोनों वारदात इन आरोपियों द्वारा की गई या अलग अलग आरोपी थे, इस बारे में पुलिस जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। लेकिन जिस तरह एक के बाद एक कुछ देर बाद यह वारदात हुई, उससे संभावना इस बात की अधिक लगती है कि इन दोनों आरोपियों द्वारा ही दोनों वारदातों को अंजाम दिया गया एवं जिस मोटरसाइकिल पर यह सवार होकर आए थे उसके नंबर भी नहीं थे। हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में 19 मार्च गुरुवार को चित्तौड़गढ़ में साई शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा सुहाने मौसम के बीच इंदिरा गांधी स्टेडियम से आरंभ हुई, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई सुभाष चौक पहुंच संपन्न हो गई। लेकिन इस शोभा यात्रा ने कई सवाल खड़े कर दिए उन सनातनियों को लेकर जो कि बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन गत वर्षों के मुकाबले इस शोभा यात्रा में जन भागीदारी काफी कम रही, झांकियां भी काफी कम रही एवं यह सोचने पर भी मजबूर हो गया हर कोई कि सनातनियों को लेकर लोग अपने आप में काफी बातें करते हैं, लेकिन हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में ही जब यह आयोजन हुआ तो इस तरह की आखिरकार उदासीनता क्यों रही? जितने स्वागत द्वार लगाए गए और जिन्होंने लगाए उन सभी के परिवार के सदस्य ही यदि इसमें शामिल हो जाते तो एक विशाल जन सैलाब देखने को उमड़ता
और एक अच्छा संदेश कम से कम हिंदू नव वर्ष को लेकर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बारे में आने वाले दिनों में गंभीरतापूर्वक सोचना होगा, विचार करना होगा कि आखिरकार हम अपने ही कार्यक्रम में समय क्यों नहीं निकाल पाए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में हिंदू नव वर्ष स्वागत आयोजन समिति द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष्य में एक शानदार एवं भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके तहत नगर के मुख्य मार्गों से एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया एवं नव वर्ष के उपलक्ष्य में नगर के प्रमुख चौराहों पर आकर्षक सजावट भी की गई, जो कि देखते ही बन पा रही थी। सुहाने मौसम के बीच यह शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन गत वर्षों के मुकाबले इस वर्ष की यदि बात की जाए तो जन भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही, वही झांकियों की संख्या भी कम रही, जो कि एक अपने आप में सोचने का विषय है।
चेटीचंड के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में बुधवार रात्रि को मीरा मेरी गार्डन में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सिंधी समाज की प्रतिभाओं ने आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। जबकि चेटीचंड के उपलक्ष्य में 20 मार्च शुक्रवार सायं एक शोभा यात्रा बैंड बाजों एवं विभिन्न झांकियों के साथ सिंधी कॉलोनी प्रताप नगर से निकाली जाएगी, जो कि प्रताप नगर एवं कुंभार नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई कुंभार नगर पहुंच संपन्न हो जाएगी। पूज्य सिंधी पंचायत चित्तौड़गढ़ एवं झूलेलाल युवा सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में चेटीचंड महोत्सव के तहत आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत बुधवार रात्रि को नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में मीरा मेरीज गार्डन में समाज के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निम्बाड़ा विधायक श्री चंद कृपलानी थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा महामंत्री हर्षवर्धन सिंह, नगर मंडल अध्यक्ष गौरव त्यागी, संत गुरदास उदासी, मनोहर लाल गुरनानी, राम गुरबानी, बुधरमल बोजवानी, मोतीलाल खटवानी आदि मौजूद थे। इस अवसर पर अलग अलग वेशभूषा धारण किए कई कलाकारों ने भी बच्चों एवं बड़ों का खूब मन मोहा। इस अवसर पर विभिन्न व्यंजन की कई स्टॉलें भी लगाई गई, जिसका लोगों ने जमकर आनंद लिया एवं कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के साथ ही बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। गणेश वंदना के पश्चात फैंसी ड्रेस शो, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, रानी पद्मिनी के जोर सहित कई कार्यक्रम पर नृत्य व नाट्य कला की प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों के साथ ही अतिथियों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। समाज की प्रतिभाओं को इस अवसर पर सम्मानित भी किया गया। जल्दी जल्दी विनीय दंगला, जल्दी अरे जोरदार लगाओ, प्योवी लगाओ, सजो अट्टो खत्म करना, सजो अट्टो सभई जे भी भाग वरता 2 मिनिटं इथे आशीर्वाद वटियानो, भगवान झूलेलाल जो आशीर्वाद। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।